Hello students, welcome to the Bloom Cap. This is Neha Gupta, your reasoning teacher, and I have 7 years of experience in teaching, and today I am going to start your new topic, which is odd one out. So students, let's start the topic. Okay, so I'm going to teach you odd one out for class 3rd. Okay, so odd one out is a very interesting topic. How? You will understand it. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. सबसे पहले ये समझना जरूरी है स्टूडेंट दैट व्हाट इज ऑड वन आउट, हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, हाउ वी कैन अप्रोच द क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं आपके ओलंपियाड्स में. सबसे पहले ये जानना जरूरी है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ओलंपियाड के सेशंस हमारे यहाँ चल रहे हैं. तो बिल्कुल बेटा, अगर मैं बात करूं ओलंपियाड्स के लिए तो ऑड वन आउट से रिलेटेड 1 और 2 क्वेश्चंस आपको हर साल ओलंपियाड एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं. दैट मीन्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू और हमको उसको उसी कंसेंट्रेशन के साथ यहाँ स्टडी करना है. तो बिल्कुल लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो इन ऑड वन आउट प्रॉब्लम्स, all the items given in the question except one follow a certain pattern or a group. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा कि यहाँ पर आपको कुछ आइटम्स का, दैट मीन्स आपको कुछ नंबर्स वो दे सकता है, आपको वो कुछ अल्फाबेट्स दे सकता है, या फिर आपको कुछ डायग्राम्स वो दे सकता है, या फिर आपको कुछ सिंबल्स वो दे सकता है. मैंने जब से आपको रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, जब से हमने मेंटल एबिलिटी स्टार्ट किया है, हमने सिर्फ 4 ही चीजों की बात की है: नंबर्स, अल्फाबेट्स, सिंबल्स और डायग्राम्स. और इन्हीं 4 चीजों पर अपनी रीजनिंग, अपनी मेंटल एबिलिटी रोटेट करती है. तो यहाँ इस चैप्टर में भी मैं उन 4 चीजों के बारे में ही आपसे बात करने वाली हूँ. तो बिल्कुल बेटा, यहाँ आपको कुछ नंबर्स वो दे सकता है, कुछ अल्फाबेट्स वो आपको दे सकता है, कुछ सिंबल्स आपको दे सकता है, फिर कुछ डायग्राम आपको दे सकता है. अब क्या होगा, मोस्टली वो आपको 4 डायग्राम्स देगा, है ना. 4 डायग्राम्स और 4 नंबर्स और 4 लेटर्स और 4 सिंबल्स आपको गिवन होंगे, विच इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी आपके होंगे. तो बेटा यहाँ आपको क्या करना है, जो भी आपको ग्रुप दिया हुआ है, जो भी आपको नंबर्स, लेटर्स, डिजिट्स दिए हुए हैं, आपको उनको क्लोजली ऑब्जर्व करना है. क्लोजली आपको उनको ऑब्जर्व करना है. और जब आप उनको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि उनमें कोई भी 3 चीजें ऐसी होंगी जो कि किसी एक सर्टेन रूल को, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेंगी, जबकि एक ऐसा होगा जो कि उस रूल को, उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा. जो भी उस रूल को फॉलो नहीं करेगा, जो भी उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा. देखो नेक्स्ट लाइन में सेम चीज लिखी हुई है, द आइटम विच इज डिफरेंट विल बी द आंसर. जो भी आइटम, जो भी डायग्राम उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, दैट विल बी योर आंसर. क्लियर? चलिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यहां मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है. मैंने यहां हम कुछ अल्फाबेट्स लेते हैं. द फर्स्ट वन इज ए, द सेकेंड वन इज ई, the third one is T and the fourth one is O. क्लियर? ये 4 मैंने आपको यहाँ अल्फाबेट्स ले लिए एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट. जो भी इसमें से ऑड है हमें उसको फाइंड आउट करना है. तो बिल्कुल देखो बेटा, अब स्टेप्स पर आ जाओ. क्वेश्चन में अब नीचे आपको क्या दिया हुआ है सेम स्लाइड पर, स्टेप्स टू सॉल्व. तो बिल्कुल स्टेप्स टू सॉल्व पर आ जाओ. Look carefully at each of the pictures, numbers, word and figures. जो भी आपको पिक्चर गिवन है, नंबर गिवन है, वर्ड्स गिवन है, आप सबसे पहले उनको केयरफुली देखेंगे. यहां मैंने इनको केयरफुली देखा तो हमारे पास है ए, ई, टी एंड ओ. क्लियर है? ये चीजें हमारे पास यहाँ गिवन है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में वो क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉमन फीचर अमंग देम. भाई यहाँ जो कॉमन फीचर हमें देखने को मिल रहा है, हम उस कॉमन फीचर को अब ध्यान से देखेंगे कि क्या कॉमन चीज है जो कि मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है. तो बिल्कुल बेटा देखो क्या कॉमन चीज है. अगर मैं देखूं तो ए, ई एंड ओ, these three are your वॉबल्स. आपने अल्फाबेट्स पढ़े हैं ना, टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं. कुछ को हमने वॉबल्स बना रखा है, कुछ हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं. सो हमारे पास वॉबल्स कौन कौन से होते हैं बेटा? वॉबल्स अपने पास होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू. दीज आर 5
वॉबल्स, और इनके अलावा जो 21 होते हैं वो हो जाते हैं अपने कॉन्सोनेंट्स। तो देखो ए, ई और ओ ये तो हमारे मैच कर गए, किससे बेटा? वॉबल से मैच कर गए, बट टी हमारा मैच नहीं करा ना। तो देखो यहाँ कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई भाई? A, E and O, these three are vowels, but T is a consonant. That means T is your odd term. T क्या हो गया बेटा यहाँ पर अपना? odd term हो गया, ये डिफरेंट हो गया बाकी सबसे, बाकी सब vowels है and this is a consonant. Clear? So now we comes to step number 3. अच्छा, step number 3 क्या बोल रहा है? Choose the item which does not has common feature. तो कौन सा हो गया बेटा वो item which does not have common feature? That is T, because it is a consonant. All are vowels but this is a consonant. तो बिल्कुल आप क्या करेंगे? स्टेप्स टू सॉल्व लिख लेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इसके बाद आप लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे A, E, T एंड O। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे आप। नीचे लिखेंगे आप सॉल्यूशन, नीचे लिखेंगे आप सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आप लिखेंगे A, E and O, these three are consonants but T is sorry, A, E and O, these three are vowels but T is a consonant. So here T is odd. So here T is an odd term. So the answer is equals to T. अब इतना लिखने से क्या होगा बेटा कि जब भी आप अपनी कॉपी, जब भी आप अपना रजिस्टर ओपन करेंगे, आप अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि भाई यहाँ मैंने क्या लॉजिक लगाया था, ये या फिर यहाँ मैंने कौन सा लॉजिक लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्लियर हो गया? बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ आ गया ना? कहीं कोई प्रॉब्लम? नो? वेरी गुड। चलिए, now I am clearing my all drawings and let's move to the next slide. Arey wah, that means theory part is done and now questions are arriving. So अब हमें बेटा 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें थियोरेटिकल पार्ट था, जो समझने वाली चीज थी, that is done. Now questions. अब बारी है क्वेश्चंस को करने की। तो जो हमने लॉजिक पढ़ा है वही सेम लॉजिक का यूज करके अब हम 1 by 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ग्रेट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, चूज द ऑड वन आउट। देयर आर 4 डायग्राम्स आर गिवन, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C एंड ऑप्शन नंबर D। या 4 डायग्राम्स आपको गिवन है, जो भी इनमें ऑड है वो हमें फाइंड आउट करना है। चलो, तो स्टेप 1 बेटा अपना क्या था? लुक केयरफुली एंड ऑब्जर्व ऑल द डायग्राम। बिल्कुल देख लो बेटा, 4 हमारे पास डायग्राम्स दिखे हुए हैं और फिर इनको एक बार क्लोजली ऑब्जर्व कर लो। देन द सेकेंड वन इज फाइंड द कॉमन प्रॉपर्टी। उसके बाद कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड आउट करो। देखो, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं, अगर हम ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखें तो दिस इज अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अंदर भी सेम एक और सिमिलर ट्राइंगल यहाँ बना हुआ है ना? अ ट्राइंगल इनसाइड अ ट्राइंगल। भाई यहाँ क्या बना हुआ है? ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखूं तो सेम प्रॉपर्टी, सर्कल और उसके अंदर भी सर्कल, ये सर्कल और इसके अंदर भी सर्कल। दैट्स इंटरेस्टिंग। चलिए फिफ्थ में अगर मैं ऑप्शन नंबर सी में अगर मैं देखूं तो भाई ये क्या है? दिस इज अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, दैट मींस दिस इज अ पेंटागन, है ना? अब पेंटागन नहीं भी आइडेंटिफाई कर पाओ ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। यहाँ पर सर्कल को अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओ कि दैट दिस इज अ सर्कल, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जस्ट इतना सा देख लो कि भाई ये शेप है और उसके बाहर भी सेम शेप है। ठीक है, यहाँ पर एक शेप ये है और इसके बाहर भी सेम शेप है, यहाँ पर जैसा शेप है उसके बाहर भी वैसा ही शेप है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन नंबर डी में देखूं तो भाई अंदर तो ये वाला शेप है लेकिन बाहर सेम ऐसा का ऐसा शेप नहीं है ना, दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन्स दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। तो अपना आंसर बेटा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज an odd term.
ऑप्शन नंबर डी इज एन ऑड टर्म। देखते ही पता चल रहा है ना भाई, ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेम शेप के अंदर सेम शेप है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नहीं है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर डी इज डिफरेंट। दैट्स इट, खत्म। क्लियर? आप इसको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। एंड आई एम क्लियरिंग माई ऑल ड्रॉइंग्स हियर। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या लिखा हुआ है, चूज द ऑड वन आउट। अब यहाँ भी देखो आपको 4 डायग्राम्स गिवन है, और इन डायग्राम्स में जो भी ऑड है वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। चलिए अब यहाँ क्या लॉजिक लगेगा, देखो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगता है, हर एक क्वेश्चन में आपको डिफरेंट लॉजिक देखने को मिलेगा, आपको उस लॉजिक को यहाँ आइडेंटिफाई करना होगा। दिस इज द रियल टास्क फॉर यू। चलिए, और इन ऑप्शन नंबर ए as I can see, step 1 follow करो, look carefully all the diagrams, then find the common property। अगर देखो बेटा यहाँ मैं common property find out करने का ट्राई करूं, so in option number A, option number C, B and option number C, इन तीनों डायग्राम्स को आप देखो। ऑप्शन नंबर A, B और C को अगर हम देखें तो बेटा देखो, these three are 3 dimensional figure। भाई ये तो अपना बॉल होता है, ठीक है, सब खेलते हो ना इससे, तो सब क्रिकेट के दीवाने हैं, ठीक है, सब खेलते हैं बैट एंड बॉल क्रिकेट, तो सबको पसंद है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में तो बॉल गिवन है, और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में जो डायग्राम्स गिवन है, उन डायग्राम्स को देखते ही मुझे आइडिया लग रहा है दैट दीज आर 3 डायमेंशनल फिगर्स। ये तीनों के तीनों 3 डायमेंशनल फिगर हैं बिल्कुल। चलिए अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को देखूं, अब अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो बेटा ऑप्शन नंबर डी में देखो क्या गिवन है हमें, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल इज अ 2 डायमेंशनल शेप। हो गया ना डिफरेंट, कॉमन प्रॉपर्टी भी मिल गई। अगर मैं ए बी और सी की बात करूं तो दीज थ्री आर 3 डायमेंशनल शेप्स। यहां लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी and option number C, these three are 3-dimensional shapes, 3-dimensional shapes। ठीक है बेटा, ये जो मैंने इतना बड़ा 3-dimensional लिखा है ना, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं 3D। ठीक है, देख रखा होगा आपने, पहले पढ़ रखा होगा। तो these 3 are 3-dimensional shapes but D is a 2-dimensional shape। क्लियर है? बहुत बढ़िया तरीके से लॉजिक क्लियर हो गया ना। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने एक लॉजिक देखा, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में फिर हमने एक डिफरेंट लॉजिक देखा। ठीक है, तो धीरे धीरे लॉजिक अब आपके माइंड में भी आने लगेंगे कि भाई क्या क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं इस तरीके से। चलिए आप इसको नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए एंड आई एम क्लियरिंग माई ऑल ड्रॉइंग्स। Now let's move to the next question. Choose the odd one out। अब देखो यहां हमें क्या गिवन है बेटा, यहाँ हमें कुछ नंबर्स गिवन है। अब तक हमने बात की थी डायग्राम्स की, है ना, अब तक हम फिगर लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ नंबर्स गिवन है। अब नंबर्स गिवन है तो नंबर्स के साथ क्या करेंगे, देखिए, चूज द ऑड वन आउट। कौन कौन से नंबर्स गिवन है, सबसे पहले क्लोजली देखो, 3, 5, 12 एंड 17, ये हमें 4 नंबर्स गिवन है। अब इन 4 नंबर्स में से 3 नंबर्स में जो कॉमन प्रॉपर्टी लग रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस कॉमन प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना है, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द आंसर। ठीक है, चलिए कॉमन प्रॉपर्टी बता दो बेटा फटाफट से, 3, 5, 12 एंड 17 में। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करूं तो 3, 5 एंड 17, भाई ये जो हमारे 3 नंबर्स हैं, 3, 5 एंड 17, दीज आर ऑड नंबर्स। या दीज 3 आर ऑड नंबर्स। भाई 3, 5 एंड 7, दीज 3 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स दीज ऑल आर ऑड नंबर्स। यस, 3, 5 and 17, these are odd numbers, but 12 is an even number. This is an even number.
राइट। देखो कॉमन प्रॉपर्टी मिल गई ना भाई, 3, दिस इज ऑड, दिस इज ऑड, दिस इज ऑड, बट दिस इज इवन। मिल गई ना बेटा कॉमन प्रॉपर्टी कि भाई 4 में से 3 तो क्या है हमारे पास, ऑड नंबर्स है, और जो रिमेनिंग 1 है दैट इज इवन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। मिल गया। अब देखो यहाँ एक डिफरेंट लॉजिक हमने देखा। हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सब में अलग अलग टाइप के लॉजिक देखेंगे, उससे हर एक टाइप का लॉजिक आपको लगाने आ जाएगा, राइट। चलिए अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम वो तो ठीक है आपने बता तो दिया, लेकिन हम इसको नोट पे कैसे नोट डाउन करें। तो बिल्कुल बेटा नोटबुक उठाओ, अपनी नोटबुक में आपको नोट डाउन करवा देते हैं इसको भी बढ़िया तरीके से। ये कुछ चीजें इरेज कर देते हैं, लिखो बेटा नोटबुक में नोट डाउन करो। लिखो 3 हेयर, सबसे पहले लिखो हेयर 3, 5 and 17 are odd numbers, are odd numbers, but next line में लिखो but 12 is an even number, but 12 is an even number. This is your answer, this is done. यहां आके आपका क्वेश्चन हो जाता है अब कंप्लीट, दैट दिस इज इट। ओके चलिए now let's move to the next question. Choose the odd one out. अब देखो यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, HILMOPRQ। अब देखो यहां उसने अल्फाबेट्स दे दिया, ठीक है, हमने डायग्राम्स के साथ डील कर लिया, हमने नंबर्स के साथ डील कर लिया, सिर्फ अल्फाबेट्स ही तो बचे थे ना अपने। अब देखो उसने यहाँ अल्फाबेट्स का क्वेश्चन दे दिया, उससे क्या होगा कि आपकी अल्फाबेट्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, हर टाइप के क्वेश्चन की आपकी 1 by 1 बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब अल्फाबेट्स में कैसे लॉजिक लगाना है वो देखिए। अब यहाँ हमें क्या करना है बेटा, कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है। देखो क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, एक अल्फाबेट वाला क्वेश्चन तो हमने इनिशियली देख लिया था जब हमने स्टेप समझे थे, जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, तब हमने क्वेश्चन देख लिया था अल्फाबेट्स वाला, ठीक है। ये अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है अल्फाबेट्स वाला। सेकंड में आपको गिवन है बेटा है LM, थर्ड में हमें गिवन है OP, और नेक्स्ट हमें गिवन है RQ। चलिए फटाफट से लॉजिक लगा दीजिए बढ़िया वाला, क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं अल्फाबेटिकल सीरीज की, तो अल्फाबेटिकल सीरीज तो आप सबने देखी हुई है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज तो हम सबने पढ़ी हुई है। तो बिल्कुल लॉजिक देख लेते हैं बेटा। देखो काउंट करना स्टार्ट करो, ABCDEFGHI, है ना, दोनों साथ साथ में आ गए HI, ठीक है। ABCDEFGHIJKLM, ये दोनों भी साथ साथ आ जाते हैं भाई, सबसे पहले H आता है उसके जस्ट बाद I आ जाता है, ठीक है, ये भी एक लॉजिक हो गया। फिर L आएगा और उसके जस्ट बाद M आ जाएगा, ये भी एक लॉजिक हो गया। OP, ये दोनों भी साथ साथ आ जाते हैं, काउंट कर लो, ABCDEFGHIJKLMNO देन P, चलो ये भी एक लॉजिक हो गया। अच्छा RQ में भी सेम लॉजिक फॉलो रह के देख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, भाई पहले Q आता है देन R आता है। अब यहाँ लॉजिक डिफरेंट हो गया, यहाँ लॉजिक देखो बेटा डिफरेंट कैसे हुआ, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। अगर मैं बात करूं अल्फाबेटिकल सीरीज की, अगर मैं बात करूं अल्फाबेटिकल सीरीज की, तो बेटा देखो पहले H आएगा देन उसके जस्ट बाद I आ जाता है, इधर L आएगा उसके जस्ट बाद M आ जाता है, इधर O आएगा उसके जस्ट बाद P आ जाता है, लेकिन पहले Q आता है फिर उसके बाद R आता है भाई, पहले Q आता है फिर उसके बाद R आता है। दैट मीन्स यहाँ ये जो लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है बेटा, रिवर्स ऑर्डर में, यहाँ ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। So I can say that option number D is your correct answer, RQ। क्लियरली समझ आ गया, ठीक है। देखो इनकी प्लेस वैल्यू से भी हम इनको देख सकते हैं, इस चीज को हम प्लेस वैल्यू से भी देख सकते हैं। प्लेस वैल्यू बेटा क्या होती है कि अल्फाबेटिकल सीरीज में कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट किस नंबर पर आता है वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। चलो देखो H 8 पर आता है, I 9 पर आता है,
L12 पर आता है, M13 पर आता है। अच्छा, ये चीज भी आपको याद करवाई जाएगी कि अब हम इसको फटाफट कैसे देखें। O15 पर आता है, देन ये 16 पर आ जाता है, R18 पर आता है और Q17 पर आता है। तो देखो यहाँ नंबर डिफरेंट हो गए, पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, बड़ा नंबर, छोटा नंबर, बड़ा नंबर। लेकिन यहाँ देखू तो भाई मैं पहले बड़ा नंबर, फिर उसके बाद छोटा नंबर। तो यहाँ चीजें हो गई अपनी रिवर्स में। ठीक है, इसको एज इट इज आप नोटबुक में नोट डाउन कर लो, एज इट इज नोटबुक में नोट डाउन कर लो आप इसको। उससे क्या होगा, जब भी आप नोटबुक खोलोगे तो लॉजिक आपको बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, एंड RQ इज योर करेक्ट आंसर। ये हो गया भाई अपना आंसर। क्लियर है, यहां तक किसी को भी कोई डाउट? देखो बेटा, हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन देख लिए, हमने अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया, हमने नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया, हमने फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया। तो यहां तक की चीजें हो चुकी है हमारी बढ़िया तरीके से अभी क्लियर, राइट? चलो, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ एक्साइटिंग कि हर एक क्वेश्चन अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आ रहा है। अब जब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक किया तो भाई ये डिफरेंट टाइप का आ गया। यहाँ पर तो मुझे कुछ वर्ड्स नजर आ रहे हैं, है ना? यहाँ तो मुझे वर्ड्स नजर आ रहे हैं, अब यहाँ मुझे अल्फाबेट्स भी नजर नहीं आ रहे हैं, यहाँ तो पूरा वर्ड बना दिया। द फर्स्ट वन इज जंबल, देन डेली, देन डांस, देन डाउन। भाई अलग अलग चीजें आ रही है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलिए, अब यहाँ वर्ड्स में कैसे अप्रोच करना है वो देखेंगे। चूज द ऑड वन आउट। द ऑप्शन नंबर A is jumble, the option number B is Delhi, the option number C is dance and the option number D is down. अब अगर यहाँ देखें बेटा तो क्या सिमिलरिटी आ रही है। देखो, जंबल इज अ डिफरेंट वर्ड, फिर उसके बाद दिल्ली जो है इट इज अ नेम ऑफ सिटी। डांस, डांस तो डांस होता है, सबको पता है, डांस इज एन आर्ट। एंड डाउन, डाउन मीन्स बिलो, डाउन मीन्स बिलो। तो ये तो भाई सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो गई, कुछ सिमिलैरिटी नजर नहीं आ रही। जंबल में क्या सिमिलैरिटी है? जंबल और दिल्ली में कोई सिमिलैरिटी है क्या? नो। जंबल और डांस में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दिल्ली और डांस में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, डाउन और दिल्ली में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो किसी भी वर्ड में आप आपस में कोई सिमिलैरिटी हमें नजर नहीं आ रही। तो ये तो बहुत हेक्टिक सिचुएशन हो गई हमारे लिए। अब क्या किया जाए? करो, फाइंड आउट करने का ट्राई करो। भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो जंबल में जंबल का मुझे किसी दूसरे वर्ड से लिंक नजर आ रहा है, ना दिल्ली का नजर आ रहा है, ना डांस का नजर आ रहा है, ना डाउन का नजर आ रहा है। नहीं आ रहा ना, किसी का कोई लॉजिक मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा। चलो एक बार फिर से क्लोजली देखते हैं। देखो, जंबल, दिल्ली, डांस, डाउन, दिल्ली, डांस और डाउन, इन तीनों वर्ड्स को आप देखो, है ना? इन तीनों वर्ड्स को आप देखो, क्या ये तीनों वर्ड सेम ही लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहे क्या? डी से। भाई दिल्ली भी डी से स्टार्ट हो रहा है, डाउन भी डी से स्टार्ट हो रहा है और डांस भी डी से स्टार्ट हो रहा है ना? सिमिलैरिटी मिल गई ना? कितने क्लियरली सिमिलैरिटी मिल गई, हमें कोई लॉजिक भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना सिंपल था कि भाई दिल्ली, डांस और डाउन, तीनों के तीनों एक ही सिंगल अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, विच इज डी। बट जंबल इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम डी। भाई ये तो किससे स्टार्ट हो रहा है? जे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है वो अपना कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया? चलिए, समझ आ गया तो अब देखो बढ़िया तरीके से आंसर लिख लो, इसका आंसर नोट डाउन कर लो। कैसे लिखोगे? उठाओ अपना कॉपी, लिखो बेटा, दिल्ली कॉमा डांस कॉमा डाउन, these words are starting from alphabet D, फ्रॉम अल्फाबेट डी। भाई ये सब तो क्या किससे स्टार्ट हो रहे हैं? अल्फाबेट डी से स्टार्ट हो रहे हैं। बट नेक्स्ट लाइन में लिखोगे बट जंबल, थोड़ा गलत लिखने में आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। बट नीचे लिखोगे बेटा बट जंबल इज स्टार्टिंग फ्रॉम
वर्ड जे। भाई ये किससे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जे से स्टार्ट हो रहा है, बाकी सब डी से स्टार्ट हो रहे हैं। दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी हियर। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन आपने कर लिया है। नाउ आई एम क्लियरिंग माई ऑल ड्रॉइंग्स एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब देखिए ऊपर वाला जो एग्जांपल मैंने लिखा था ना, अब तक तो हम सेम ही चीज पढ़ते आ रहे थे, चूज द ऑड वन आउट, लेकिन यहाँ मैंने वो लैंग्वेज भी चेंज कर दी, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास एग्जाम में जितनी लैंग्वेज आ सकती है उन सारी की सारी लैंग्वेज को हम एक बार पढ़ लें, एक बार अपनी आंखों के नीचे से निकाल लेंगे, उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा। अब मैं डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ चूज द ऑड वन आउट, लेकिन यहाँ उसने लिखा है आइडेंटिफाई द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो मीनिंग तो सेम हुआ ना भाई, लॉजिक तो हम ये यूज कर रहे थे कि जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा दैट इज ऑड वन आउट। तो यहाँ उसने सेम चीज लिख दी, देखो बेटा, आइडेंटिफाई द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, दैट मीन्स चूज द ऑड वन आउट। सेम मीनिंग हो गया। चलिए अब ऑप्शंस को देखो बेटा, क्लोजली देखो ऑप्शंस को। ऑप्शंस में क्या क्या है यहाँ पर? देखो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज टॉर्च, देन ट्यूब, देन बल्ब एंड देन कैंडल। भाई टॉर्च सबने देखा हुआ है ना, टॉर्च सबने देखा हुआ है। टॉर्च को हम कैसे यूज करते हैं भाई? टॉर्च जो होता है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, लाइट से हम चार्ज करते हैं टॉर्च को और फिर हम जलाते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज करते हैं और सेल को चार्ज करने के लिए फिर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। दैट मीन्स दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम विच प्रोवाइड लाइट। ठीक है। अच्छा बल्ब, बल्ब भी क्या अपना एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। बल्ब को आप घर में यूज करते हो ना, घर में लगा होता है सबके बल्ब, ट्यूबलाइट। देखो नेक्स्ट ऑप्शन वही है, ट्यूबलाइट। ठीक है। और कैंडल, कैंडल क्या होती है बेटा? कैंडल इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम। कैंडल तो क्या होती है? वो तो मोम की बनी हुई होती है। ठीक है। और हम उसको लाइट गेन करने के लिए यूज करते हैं, हम उसको एनर्जी के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ तो क्वेश्चन को समझाते समझाते ही लॉजिक पता चल गया। कैसे लॉजिक पता चल गया बेटा? कि टॉर्च, बल्ब एंड ट्यूबलाइट, these three are electronic items but candle is not an electronic item। भाई एक सिमिलरिटी तो चारों के बीच में कि चारों उजाला करते हैं, है ना। टॉर्च का हम यूज क्यों करते हैं? उजाले के लिए। बल्ब का यूज भी सेम, ट्यूबलाइट का यूज भी सेम, कैंडल का यूज भी सेम, बट द डिफरेंस इज टॉर्च, ट्यूब, बल्ब, these three are electronic items but candle is not an electronic item। तो बिल्कुल बेटा लिख दो, अपनी कॉपी में लिख दो, टॉर्च, कॉमा बल्ब, कॉमा ट्यूब, these are electronic item, these are electronic items but candle is not। इतना ही लिख दो, काफी है बस, है ना। पूरा लिखने की जगह इतना ही लिख दो, इतना भी सफिशिएंट हो जाता है। बट कैंडल इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम। क्लियर हुआ बढ़िया तरीके से? बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन समझ आ गया ना। चलिए आज के लिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, बाकी क्वेश्चन फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, which one is different from the others। अब देखो यहाँ इसका मतलब भी सेम हुआ, which one is different from the others, that means this is the question from odd one out। समझ आ जाएगा ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाएगी। which is different from the others, that means find the odd one out। the option number A is Sunday, Tuesday, today and Thursday। अच्छा इससे इजी क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आ सकता ना, इससे इजी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिल सकता। क्वेश्चन देखते ही समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे दीज आर वीक डेज, है ना। ये सब क्या होते हैं? वे अपने वीक डेज होते हैं। दीज थ्री आर वीक डेज, वीक डेज, ये सप्ताह के दिन होते हैं, ये वीक डेज होते हैं अपने पास। बट टुडे इज नॉट अ वीक डे, सो दिस इज द डिफरेंट। क्लियर है? which is different from the others, so today is different from the others, this is your answer। आंसर लिख लोगे ना भैया इसका? लिखो, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे आर वीकडेज। संडे, ट्यूसडे, थर्सडे आर वीकडेज but today is not a weekday।
क्लियर? टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब वीकडेज थोड़े ना होते हैं, ठीक है? ये तो हम दिन बताने के लिए करते हैं कि भाई टुडे दैट मीन्स आज का दिन, ठीक है? अब वो कोई सा भी डे हो सकता है। क्लियर है? सारे 100 क्वेश्चन क्लियर हो गए? आज जितना भी पढ़ाया सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया, जितने भी क्वेश्चंस करवाए सारे अच्छे से क्लियर हो गए? तो चलिए बिल्कुल सारे क्वेश्चंस अगर अच्छे से क्लियर हो गए तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो जाएगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। फाइंड द ऑड वन आउट 12, 16, 14 एंड 51। कुछ ऑप्शन यहाँ गिवन है और आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर जो भी ऑड है वो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन के लिए इतना ही। होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आप उनको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। और जो भी होमवर्क आपको मिला है प्लीज आप उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है? चलिए, हैव फन, गुड बाय।